दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 39 भागों का वाचन अपने पिछले वाचन क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर सुन सकते हैं। अब लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 40वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। कटोरी में गर्म दूध लिए सावित्री ने कमरे में आकर तिपाई पर झट से रख दिया। वह सफेद चमकती हुई रेशमी साड़ी पहने थी। स्नान करने से लंबे भीगे बाल पीठ पर लहराकर नीचे लटक रहे थे। कई छोटी छोटी लटें मुंह पर ललाट पर आ पड़ी थी। सतीश ने कनखियों से उसको देखा। उसको एकाएक जान पड़ा मानो उसने सावित्री को आज ही पहले पहल देखा हो, लेकिन वह सतीश के भीगे नेत्रों को उस दीपक के क्षीण प्रकाश में देख न सकी। तनिक और भी उसके निकट आकर मुस्कुराकर बोली, दरवाजा बंद करके मालिक नौकरों में क्या परामर्श हो रहा था? सुनो तो, इस बेहया आफत को किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाए, यही ना? सतीश कुछ नहीं बोला। कहीं बातें कहने से भीतर की दुर्बलता पकड़ में न आ जाए, इस भय से वह चुप ही रहा। सावित्री ने कहा, बचपन में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी तुम पढ़ चुके हो ना? मैं भी देखना चाहती हूं कि घंटी बांधने के लिए कौन आगे आता है, तुम स्वयं या तुम्हारे वह साधु जी? इस पर भी सतीश ने कोई बात नहीं कही। जैसे चुप पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। एक कुर्सी खींचकर सावित्री पास ही बैठ गई, लेकिन इस बार उसका परिहास युक्त स्वर गंभीर हो उठा। बोली, तमाशा छोड़ो, बात क्या है, मुझे समझा सकते हो? उपेन भैया के साथ तुमने झगड़ा किया, अंत में सुनती हूं कि सरोजनी के साथ भी झगड़ा करके तुम चले आए। वह तो किसी दिन मिट ही जाएगा, मैं जानती हूं, लेकिन यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर छूकर तुमने शपथ खाई थी शराब न छुओगे। शराब तो भाड़ में जाए, गांजा भी पीने लगे हो, वह भी लुक छिप कर, साधारण रूप से नहीं। कितने ही अभागों के झुंड बटोर कर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, तंत्र मंत्र को ढोल पीट कर, खुल्लम खुल्ला छाती फुलाकर पीना चल रहा है। सावित्री के मुंह से सरोजनी का नाम सुनकर सतीश का शरीर जल उठा। वह समझ गया कि बिहारी ने कुछ भी बताना शेष नहीं छोड़ा है। एक बार उसके होठों पर यह बात आई कि तुम्हारे ही कारण मेरा यह सर्वनाश हुआ है, तुम ही मेरे शनि ग्रह हो। लेकिन उस बात को दबाकर गंभीर स्वर से उसने संक्षेप में कहा, छाती फुलाकर शराब गांजा पीने में दोष क्या है? दोष क्या है, तुम नहीं जानते? नहीं। अच्छा, यदि नहीं जानते तो यह तुम जानते हो कि मेरा शरीर छूकर तुमने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं पियोगे। तुम मेरी कौन हो कि कभी बरबस मुझे शपथ खिला ली थी तो वह एक बड़ी बाधा हो गई? सावित्री ने किसी प्रकार हंसी दबाकर सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं हूं मैं, बिल्कुल ही कोई नहीं। सतीश ने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर शराब का गिलास पिगदानी में उड़ेलकर इलायची दाने चबाते चबाते क्यों चले आए थे? केवल तुम बकने झकने लगोगी इसी भय से। सावित्री ने हंसकर कहा। फिर भी सावित्री कोई नहीं है। अच्छा, अब तनिक दूध पीकर सो जाओ। यह कहकर वह उठ पड़ी और दूध की कटोरी हाथ में लेकर सतीश के सामने आ खड़ी हुई। सतीश ने आपत्ति नहीं की। वह उठ बैठा और सब दूध पीकर सो रहा। सावित्री कटोरा हाथ में लिए चली जा रही थी। सतीश ने पुकार कर पूछा, तुम्हारी संध्या पूजा हो चुकी? सावित्री ने घूमकर कहा, हाँ। क्या खाया? अभी तक खाया नहीं, अब जाकर खा लूंगी। सोओगी कहाँ? देखती हूं फाटक के बाहर कोई स्थान है या नहीं, न होगा तो पेड़ के नीचे सो रहूंगी। यह कहकर वह आप ही आप हंसकर बोली, अच्छा, यह बात मुंह से निकालते तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता? धन्य हो तुम। यह कहकर अत्यंत स्नेह से सतीश के ललाट पर लटके हुए बालों को हाथ से हटाते समय उसके ललाट का ताप अनुभव करके वह चौंक पड़ी। बिहारी ने कमरे में घुसते ही पूछा, माँ जी तुम्हारा बिछौना? सावित्री ने पास के कमरे को दिखाकर कहा, इसी कमरे में मेरा बिछौना ठीक कर दो। बिहारी, बाबू का ज्वर कुछ अधिक जान पड़ रहा है, मैं इसी पास वाली कोठरी में सोऊंगी। बीच का दरवाजा खुला रहेगा, तुमको भी आज इस कमरे में फर्श पर सोना होगा। सतीश से उसने कहा, अब रात को जागते मत रहो, तनिक सोने की चेष्टा करो। यह कहकर वह धीरे धीरे द्वार बंद करके चली गई। थोड़ी देर बाद साधारण सा कुछ खा पीकर सावित्री लौट आई। वह पास वाली कोठरी में ही एक चटाई बिछाकर लेट रही
और उसकी दोनों थकी आंखें देखते देखते गाढ़ी नींद से मूंद गईं। बड़े तड़के ही नींद टूट जाने पर हड़बड़ा कर सावित्री उठ पड़ी और उस कमरे में जाकर उसने देखा कि सतीश पीड़ा से छटपटा रहा है। ललाट पर हाथ रखकर उसने देखा ज्वर के ताप से जल रहा है। उसके शीतल स्पर्श से सतीश ने आंखें खोल दी। उसकी दोनों आंखें अड़हुल के फूल की तरह लाल हो उठी थीं। ज्वर की दशा देखकर सावित्री भय के मारे उसी बिछौने पर झट से बैठ गई। पूछने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। सतीश ने उसका हाथ खींचकर अपने जलते हुए ललाट पर रखकर कहा, मैं कल ही जान गया था। कल ही मैंने बिहारी से कहा था, यही ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है, इस बार न बचूंगा। ज्वर की पीड़ा से उसने इस प्रकार ये बातें हाँफते हाँफते कही कि उसे सांत्वना देने की बात तो दूर रही, रुलाई न रोक सकने के कारण सावित्री का ही गला रूंध गया। वह सारी रात निश्चिंत होकर सोती रही। इसी कारण मन ही मन सिर पीट लेने की इच्छा हुई। सतीश ने कहा, मुझे यही एक भरोसा है कि तुम मेरे पास हो। यह कहकर वह करवट बदलकर लेट गया। कल रात को उसने जिसको अभिमान और स्पर्धावश कहा था, तुम मेरी कौन हो, वह आज उसका सबसे बड़ा अवलंब है। लेकिन थोड़ी देर बाद सतीश ने फिर करवट बदली। फिर सावित्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रखकर बोला, मैंने भी तो कुछ डॉक्टरी पढ़ी है। मैं निश्चित जानता हूं कि उस समय तक मुझे अज्ञान न रहेगा, लेकिन अभी तक मुझे खूब होश है। लेकिन इतना ज्ञान मुझे फिर न रह जाए तो उपेन भैया से कहना, उस दराज में मेरा वसीयतनामा है। मैं जानता हूं वह मेरा मुंह न देखेंगे, लेकिन यह भी जानता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद वह मेरी अंतिम इच्छा का अपमान भी न करेंगे। सावित्री, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त उनसे बढ़कर मेरा और कोई स्वजन संभवतः नहीं है। वसीयतनामे का नाम सुनकर सावित्री आत्मविस्मृत सी हो गई। इतने दिनों के उसके संयम का बाद क्षण भर के आवेश में ही टूट गया। सतीश की छाती पर माथा रखकर वह बच्चे की तरह रोने लगी। बिहारी लगभग सारी रात जागता रहा और भोर में सो गया था। वह चौंक कर उठ बैठा और हतबुद्धि की भांति निहारता रहा। तब सतीश ने दोनों हाथों से बलपूर्वक सावित्री का मुंह ऊपर उठाया और क्षण भर टकटकी बांधे निहारता रहा और उसकी दोनों आंखों से बहते हुए आंसू के स्रोत को अपने आग की तरह जलते हुए होठों से पोंछकर चुपचाप पड़ा रहा। उसका मुंह, उसकी ठुड्डी दोनों सावित्री के अश्रुप्रवाह से डूब जाने लगे। उस प्रवाह ने उसके प्रचंड ज्वर के ताप को भी कितना शीतल कर दिया, यह अंतर्यामी से छिपा नहीं रहा। लेकिन संसार में उस बूढ़े बिहारी के विस्मय विमुग्ध नेत्रों के अतिरिक्त उसका कोई और साक्षी नहीं रहा। बाहर शरद का स्निग्ध प्रवाह उस समय प्रकाश से खिलखिला रहा था। सावित्री अपने को संभाल कर उठ बैठी और आंचल से अपने नेत्र पोंछकर प्रियतम के मुंह से आंसू के चिन्ह यत्नपूर्वक पोंछ डालने के बाद उठकर उसने कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। खोलते ही सुनहरी किरणों से सारा कमरा भर उठा। बिहारी के नेत्रों से उस समय आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झर रही थी। सावित्री अपने मुंह का भाव संभालकर सहज कंठ से बोली, डर क्या है बिहारी, मेरे रहते उनको कोई भय नहीं है। बाबू अच्छे हो जाएंगे। मैं बाबू के कपड़े बदलकर बिछौना बदल दूं, तब तक तुम डॉक्टर साहब को बुला लाओ। यह कहकर वह फिर लौट गई। डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आकर भली प्रकार सतीश की जांच करके मुंह बिगाड़ कर बोले, यह तो निमोनिया के लक्षण देख रहा हूं। डर नहीं है, रोग अभी तक बढ़ा नहीं है। सांत्वना देकर डॉक्टर साहब अपने हाथों से दवा तैयार करने के लिए नीचे चले गए। सतीश ने पीड़ा से तनिक हंसकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर कहा, मैं तिल भर भी नहीं डरता। यह कहकर तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर दिखाकर उसने कहा, इसे पहचान सकती हो सावित्री? अपनी इच्छा से किसी दिन जिसे तुमने आंचल से बांधा था, आज मैं भी तुम्हारे आंचल में बांध देता हूं। यह कहकर सावित्री के आंसू से भीगे आंचल को खींचकर धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा उसने बांध दिया। फिर संतोष की सांस लेकर करवट बदलकर वह लेटा रहा। सावित्री पर बिहारी का दृढ़ विश्वास था। उससे सांत्वना पाकर वह प्रफुल्ल हो उठा। लेकिन वह तो कोई लड़का था नहीं। कुछ ही दिनों बाद सावित्री का मुंह देखकर वह मन ही मन डर गया। वह स्पष्ट देख रहा था
इस कर्मनिष्ठ सहनशील रमणी के शांत मुख पर एक पीली छाया क्रमशः गाढ़ी होती जा रही है। 8-10 दिनों के बाद एक दिन संध्या को सावित्री को एकांत में पाकर उसने स्वाभाविक कंठ से पूछा, माँ जी, इस बूढ़े को भुलावे में डालकर क्या होगा? तुम्हारा वह कोमल हृदय जो कुछ सह लेगा, उसको क्या इस बुढ़े की हड्डी न सह पाएगी? इससे तो यही अच्छा है कि सब बातें मुझसे खोलकर कह दो, मैं देखूं यदि कुछ उपाय कर सकूं। सावित्री ने स्थिर रहकर कहा, तुमको अभी तक मैंने बताया नहीं बिहारी, लेकिन तुम्हारे नाम से उपेन बाबू के पास आज सवेरे मैंने चिट्ठी लिख दी है। 2 दिन प्रतीक्षा करके देखती हूँ, यदि वह न आवे तो तुमको स्वयं एक बार उनके पास जाना होगा बिहारी। बिहारी ने उत्कंठित होकर कहा, मुझसे पूछे बिना यह काम तूने क्यों किया माँ? क्यों बिहारी, क्या वह न आवेंगे? बिहारी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, वह आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे क्यों नहीं बता दिया माँ? क्यों बिहारी? बिहारी संकोच से चुप रह गया। बात कहना आवश्यक था, लेकिन वह अत्यंत अपमानजनक बात उसके मुंह से सहसा बाहर न निकल सकी। सावित्री ने कहा, इस समय उनका आना बहुत जरूरी है बिहारी। बिहारी ने बड़े कष्ट से संकोच दूर करके कहा, यह तो मैं जानता हूं माँ, लेकिन तुम्हारे उनके पास न रहने पर संसार के सब लोग यदि बाबू को बिछौना घेरे रहें तो भी उनको बचाया न जा सकेगा। इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करती माँ? सावित्री ने कहा, मैंने सोचा है बिहारी, मैं घर में जहां भी हो छिपी रहकर अपना काम करती रहूंगी। उपेन बाबू के आए बिना काम न चलेगा। इस विपत्ति में भला बुरा भी क्या मैं नहीं समझती? नहीं बिहारी, उनको आने दो। बिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा, उपेन बाबू की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू की बात जानता हूं। मैं मूर्ख अवश्य हूं, लेकिन इन 60 वर्षों से तो संसार देख रहा हूं। कितने पुरुष तुमसे अधिक भली बुरी बात समझते हैं माँ, इसे जाने दो। तुम्हारे उनके पास से इस बार दूर जाने पर बाबू को अच्छा न कर सकूंगा। यह बात मैं तुम्हारे पांव छूकर शपथ खाकर कह सकता हूं। ऐसा कार्य तुम मत करो। तुम मेरे बाबू को छोड़कर और कहीं भाग न जाना। यह बात बिहारी की अपेक्षा सावित्री कुछ कम जानती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह मौन रही। उसको अपने पास न पाने पर सतीश की विकलता कितनी बढ़ जाएगी, इसे सतीश ही जाने। लेकिन इस भयंकर रुखशया पर पड़े रहने की दशा में सतीश को नेत्रों से ओझल करके सावित्री स्वयं भी कैसे जीवित रह सकेगी? उससे और सतीश से उपेन की उसके प्रति घृणा छिपी नहीं थी। उनके आने पर स्वयं को ही छिपा ही रखना होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन सभी बातों पर उसने मन ही मन विचार करके देख लिया था, लेकिन जिसके कारण इतने दिन उसने इतना कष्ट सहन किया, उसके कारण यह दुख भी सहेगी। यह सोचकर ही उसने सतीश की बीमारी का पूरा विवरण उपेंद्र के पास लिख भेजा था, आने के लिए अनुरोध भी किया था। सावित्री ने दृढ़ कंठ से कहा, नहीं बिहारी, यह मैं न होने दूंगी। यदि वे परसों तक न आएंगे तो तुमको स्वयं जाकर उनको लाना होगा। बिहारी ने मलिन मुख से कहा, यह बात तुम क्यों कह रही हो माँ? मैं हूं नौकर, जो आज्ञा होगी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूं। चोर की भांति तुम्हारा छिपा रहना यदि मैं किसी दिन सह न सकूं तो मुझे गाली न दे सकोगी माँ, यह मैं पहले ही बता देता हूं। यह कहकर वह उदास चित्त से चला गया। लेकिन सावित्री की वह चिट्ठी उपेंद्र को मिली ही नहीं। पिता और माहेश्वरी के बार बार के अनुरोध से वह 1 महीना पहले अपनी इच्छा के बिल्कुल ही विरुद्ध हवा पानी बदलने के लिए पूरी जाने को बाध्य हुए थे। वहां किसी से परिचय न रहने के कारण प्रथम रात्रि तो उन्हें एक छोटे से होटल में काटनी पड़ी थी। इच्छा थी कि दूसरे दिन सवेरे कोई अच्छा स्थान ढूंढ लेंगे, लेकिन होटल के मालिक भुवन मुखर्जी ने उनकी पूरी आवभगत की, अलग कोठरी में बिछौना ठीक कर दिया और विश्वास दिलाया कि जितने दिन चाहें यहाँ रहने पर भी सेवा में कोई त्रुटि न होगी। सवेरे एक प्रौढ़ा स्त्री कमरे में झाड़ू देने आई। उपेंद्र का बार बार निरीक्षण करके अंत में उसने झाड़ू एक ओर फेंक दी और बोली, बाबू को क्या कोई बीमारी हुई थी? बहुत ही निर्बल देख रही हूं। पहले का वह चेहरा नहीं है, शरीर का वह रंग भी नहीं है। उपेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम क्या मुझे पहचानती हो? उस स्त्री ने कहा, मैं तो मोक्षदा हूं, आपको नहीं पहचानती? उपेंद्र को स्मरण आ गया कि यह वही मोक्षदा है जो बहुत दिन पहले सतीश के मकान में नौकरी करती थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ नौकरी करती हो? मोक्षदा ने लज्जित होकर कहा, नहीं, हाँ हाँ,
एक तरह की नौकरी ही तो है। मुखर्जी ने कहा था, अब कलकत्ता में रहने से क्या लाभ, चलो किसी तीर्थ स्थान में चलकर रहो, जो भी हो एक होटल खोलकर। उपेंद्र ने बीच में रोककर कहा, होटल अच्छी तरह चल रहा है ना? उनकी विरक्ति मोक्षदा से छिपी न रही। यूं ही चल रहा है बाबू, इस उम्र में मुझे नौकरी क्यों करनी होगी, और मुखर्जी का आश्रय ही कैसे छोड़ देती। सच कहा जाए तो एक तरह से मैंने ही लड़की को पाला पोसा था। वह मुझे मौसी कहकर पुकारती थी। सच्ची मौसी की तरह मैंने उसे गोद में सदा रखा था। इस बात को कौन नहीं जानता। सावित्री ने कहा, मौसी मुझसे यह सब न होगा। यही सही, मैंने बाबू लोगों के मेस में नौकरी लगा दी। वे लोग उसे नौकरानी नहीं समझते थे, घर की मालकिन की तरह मानते थे। न वह जाती और न मुझे यह सब करना पड़ता। लेकिन जो कुछ भी कहो, हम लोगों के छोटे बाबू के कारण आज मुझे इतना दुख है। उपेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, छोटे बाबू कौन, सतीश? मोक्षदा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। छोकड़ी ने किस दृष्टि से छोटे बाबू को देखा कि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और इतना ही नहीं, छोटे बाबू को उसने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। बिपिन बाबू लखपति जमींदार हैं। मेरे डेरे पर दिन रात दौड़ धूप मचाकर पांवों के तलवे तक घिसते रहे। सोना चांदी के जड़ाऊ गहनों के लिए 10,000 रुपये रख देना चाहा, लेकिन छोकरी ने उनका मुंह तक भी नहीं देखा। कैसा तेज उस लड़की के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है भैया। 10,000 रुपये की माया को फेंक कर, घर द्वार, आवश्यक सामान, वस्त्र तक छोड़कर एक साड़ी पहने चली गई, और चेतला के किसी एक ब्राह्मण के घर 6 महीने तक नौकरी करती रही। वहां काम करते करते हड्डी पसली तक निकल आई। अंत में वह कहाँ चली गई, दुर्गा माता ही जानती हैं। अभाग्नि मर गई या जीती है, यह कहकर मोक्षदा ने अपने पहले की स्मृति के आवेग से आंचल से आंखें पोंछ डाली। उपेंद्र मौन होकर उसकी ओर निहारते रहे। मोक्षदा ने आंखें पोंछकर रोने के स्वर से पूछा, हाँ बाबू, छोटे बाबू अब कहाँ हैं? एक बार भेंट हो जाती तो मैं उनसे पूछती, उसका कोई समाचार जानते हैं या नहीं। उपेंद्र ने मृदु स्वर से कहा, सतीश इस समय कहाँ है यह मैं भी नहीं जानता। सुना है अपने गांव के मकान पर है। अच्छा, यह सावित्री नाम की औरत कौन है मोक्षदा? मोक्षदा एक ही क्षण जल भूनकर बोली, कौन है? कुलीन ब्राह्मण की लड़की है बाबू। असल कुलीन लड़की है। 9 वर्ष की उम्र में विधवा होकर घर में रहती थी। यही मुंह जला तुझसे ब्याह करूंगा, राज रानी बनाऊंगा कहकर फुसलाकर निकाल लाया। अंत में हाड़ी की तरह उसे फेंक कर भाग गया। मैं ही ऐसी हूं कि इसका मुंह देखती हूं, नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं चमार है। चमार के हाथ का पानी पी सकते हैं, पर उसके हाथ का नहीं। उपेंद्र समझ न सके कि वह क्या कह रही है। पूछा, किसकी बात कह रही हो मोक्षदा? दोस्तों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है चमार, जो जातिगत है। मैं आपको बता दूं कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है मैं वही वाचन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, और न ही मैं किसी भी जातिगत गालियों को मानता हूं। अब आते हैं पुनः वाचन पर। उपेंद्र समझ न सके कि वह क्या कह रही है। पूछा, किसकी बात कह रही हो मोक्षदा? मोक्षदा ने उद्धत भाव से कहा, मुंह जला भुवन मुखर्जी, नहीं तो तीनों लोक में ऐसा चमार दूसरा कौन है? यही उसकी बड़ी बहन का पति है, इसी का ऐसा काम है। उपेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य में पढ़कर पूछा, जिनका यह होटल है वे ही? मोक्षदा ने कहा, हाँ बाबू, यही दरिद्र बदमाश आदमी। इसके बाद अनुपस्थित मुखर्जी को संबोधन करके कहने लगी, लेकिन तू उसका क्या कर सका? अथाह सागर में तूने उसे डुबो दिया। उसके अतिरिक्त किसी दिन उसका शरीर क्या तू छू सका? ले आकर आज नहीं कल करके 1 महीना बिताकर जिस दिन तूने कहा कि ब्याह नहीं होगा, उसी दिन मुंह पर लात मारकर उसने तुझे दूर किया। नादान लड़की थी, बुद्धि कम थी, फिर भी उसके घर की चौखट तक भी तू लांघ सका। वह तो कोई मोक्षदा नहीं थी कि 2-4 प्रेम की बातें कहकर भुलावे में डाल देता। 10,000 रुपए के जड़ाऊ गहने को वह लात मारकर चली गई। उपेंद्र बड़ी देर तक मौन रहकर बोले, अपने मुखर्जी को एक बार बुला सकती हो? 2 बातें उनसे पूछूंगा। मोक्षदा ने कहा, वह बाजार गया है। फिर ठहर कर बोली, बीच में एक दिन रास्ते में चक्रवर्ती महाराज से भेंट हो गई। वह रोता था और कहता था, उस मेरी बेटी को सभी प्यार करते थे। जैसा रूप था वैसा ही गुण था, वैसी दया माया भी उसमें थी। उपेंद्र ने पूछा, ये चक्रवर्ती महाराज कौन है?
मोक्षदा ने कहा, वह बाबू लोगों के डेरे पर रसोई बनाते थे, सभी बातें जानते थे। बिहारी के मुंह से सुनकर सब बातें उन्होंने मुझसे कहा। चेतला के एक ब्राह्मण के घर में काम करते समय बीमार पड़कर उसने छुट्टी मांगी। बाबू, क्या सभी ब्राह्मण ऐसे निष्ठुर होते हैं? उसने कहा, तुम्हारी दवा में 7 रुपए खर्च हुए हैं, तुम दे कर जाओ। उन रुपयों को चुकाने के लिए सावित्री पैदल ही सतीश बाबू के डेरे पर आई। छोटे बाबू का स्वभाव खूब ऊंचा है। रुपया पैसा मांगने पर वह जितना ही क्यों न हो, वह कभी नहीं तो कहते ही नहीं। लेकिन उनका भाग्य ऐसा फूटा कि उसी रात को कोई एक उनका मुंहजला मित्र अपने परिवार के साथ आ गया। दिन भर के बाद स्नान करके मेरी बेटी ज्यों ही घर में गई त्यों ही वे लोग आ पहुंचे। इष्ट मित्र आ गए थे तो रात भर रह जाते, सो नहीं क्रोध करके अपनी स्त्री का हाथ पकड़कर वापस चले गए। छोटे बाबू तो स्तंभित हो गए, लेकिन मेरी सावित्री बड़ी अभिमानी लड़की है, क्या वह अपमान सह सकती थी? पानी तक न पीकर बेटी जो चली गई, फिर तो कोई उसकी खबर नहीं मिली। उपेंद्र स्तब्ध होकर बैठे रहे। उस रात का निष्ठुर इतिहास नेत्रों के आगे स्पष्ट हो उठा और बार बार यही ध्यान आने लगा, मोक्षदा की कही बात यदि आधी भी सच हो तो जिसके नाम से वह घृणा करते आए हैं वह कैसी अद्भुत नारी है। मोक्षदा अपने काम पर चली गई, लेकिन उपेंद्र वहीं चुपचाप गूंगे की तरह बैठे रहे। 6 महीने पहले वह ये सब बातें सुनते भी न थे। जो असत्य है, मिथ्या है, लेस मात्र भी कलंक से कलुषित है, वह सर्वदा ही उनके लिए विश्वत त्याज्य है। सतीश को जो छोड़ सका है, मोक्षदा की बातों से उसकी आंखों की पलकें भारी हो गईं और दृष्टि धुंधली हो गई। उसका संगमरमर सा शुभ्र हृदय पत्थर की तरह कठोर था। फिर क्यों आज एक अज्ञात नारी की कलंकित प्रणय वेदना की कथा सुनकर उस निष्कलंक शुभ्रता पर छाया आ पड़ी? इस पर विचार कर देखने से ज्ञात हो जाता है कि यह दुर्बलता उसी पत्थर के बीच दबी हुई थी। केवल सुरबाला जब उनकी आधी शक्ति हरण करके चली गई, तब सुयोग पाकर यही सब विशाल झरने की भांति उसकी पत्थर सदृश छाती को भेद कर बाहर निकल आए हैं। सुरबाला उनको कितनी शक्तिहीन बना गई है, यह बात जान लेने पर उपेंद्र आज भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उस ओर उनका लक्ष्य नहीं था। वह केवल शून्य दृष्टि के सामने की ओर निहारते हुए बैठे रहे और किसी अनजान सावित्री के प्रेम का इतिहास उनकी सुरबाला की उन अनिर्वचनीय करुण दोनों आंखों की भांति उनकी आंखों पर आंखें रखकर स्थिर हो गया। उनको चेत हुआ भुवन मुखर्जी का कंठ स्वर सुनकर। उसने आहट देकर कमरे में घुसकर कहा, बाबू, आपने क्या मुझे बुलाया था? उपेंद्र ने कहा, बैठो, तुम सावित्री को जानते हो? मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, जानता हूं। उसके संबंध में जो कुछ जानते हो मुझे बता सकते हो? जी हाँ, बता सकता हूं। यह कहकर इस निर्लज्ज मनुष्य ने अपने गंभीर अपराध का इतिहास एक एक करके बता दिया। अंत में बोला, मैं भी भले आदमी का लड़का हूं बाबू, लेकिन पहले यदि मैं उसे पहचान सकता तो इस मार्ग में कदम रखकर रसोईदार ब्राह्मण का काम करके दिन बिताने न पड़ते। केवल मेरी यही धारणा है कि शरीर में प्राण रहते कोई भी उसका बिगाड़ न कर सकेगा। उपेंद्र ने पूछा, उसके प्रति तुम्हारा क्या विचार है? मुखर्जी ने कहा, फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि वह भ्रष्ट नहीं हुई है। उसको विदा करके उपेंद्र पूर्वत निर्जीव मूर्ति की भांति बैठे रहे। केवल उनका मन लगातार यह कहकर उन्हें कोसने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया उपेन, अच्छा नहीं किया। जो निरुपाय नारी इतने बड़े प्रलोभनों को अनायास ही जीत कर चली जा सकती है, उसका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं था। उसी दिन अपराह्न में उपेंद्र भुवन मुखर्जी के हाथ से चले गए, लेकिन किसी प्रकार भी समुद्र की जलवायु उन्हें खड़ा न कर सकी। ज्यों ज्यों दिन चढ़ता जाता था, आंख मुंह से जलन होने लगती थी और ज्वर भी आ जाता था, और प्रतिदिन उन्हें तिल तिल करके परलोक वासनी पतिहीन सुरबाला के निकट ही ले जाने को बढ़ा जा रहा है, यही मानो अपने हृदय में स्पष्ट अनुभव करने लगे। इसी प्रकार समुद्र तट के इस निर्जन स्थान में उनकी इस लोक की अवधि जब प्रतिदिन समाप्त होने लगी, तब एक दिन प्रातः की डाक से बिहारी की चिट्ठी घर के पते से पुनः भेजी जाने पर उपेंद्र के हाथ में आ पहुंची, जिसका स्मरण आते ही उनकी छाती में सुई चुभ जाने की भांति पीड़ा होने लगती थी। अपने उसी चिरकाल के मित्र का अपमान, उसे त्याग देने का दुख उनके हृदय में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा था,
इसे केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे। लेकिन जब उसी मित्र की बीमारी का समाचार लेकर बिहारी के पत्र ने चिकित्सा और शुश्रूषा की अभाव पूर्ति का निवेदन किया, तब अनेक दिनों बाद उपेंद्र के सूखे होठों पर हंसी आ गई। वह बेचारा तो जानता नहीं है कि जिसके जीवन के दिन अब गिने जाने की दशा पर आ पहुंचे हैं, उसी के हाथ में एक और मनुष्य की सेवा का भार सौंपना चाहता है। फिर भी उपेंद्र उसी दिन अपना सामान बांधकर पुरी से रवाना हो गए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 40वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ और अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।